कल्पना कीजिए एक कहानी जो एक नॉर्मल डेटिंग ऐप पर एक स्वाइप राइट के साथ शुरू होती है और एक फ्रिज के अंदर 35 टुकड़ों के साथ खत्म होती है। बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये कोई हॉरर फिल्म का प्लॉट लग रहा है, पर बदकिस्मती से ये एक खौफनाक हकीकत है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम इंसान के दिमाग को असल में कितना कम समझते हैं। आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, सही कहा। जैसे अगर किसी इंसान की हड्डी टूटती है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफ़ेद लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह सकता है कि भाई ये रही समस्या। सब कुछ एकदम साफ और स्पष्ट है ना। लेकिन जब बात इंसान के दिमाग की आती है तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। आज के इस चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ एक अपराध की कहानी सुनाना नहीं है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनके आधार पर हम मानव मनोविज्ञान के उस अंधेरे हिस्से को समझना चाहते हैं जहां प्यार, धोखे और क्रूरता की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इंसान का दिमाग और उसका मनोविज्ञान कोई हड्डी नहीं है जिसे किसी एक्सरे फिल्म पर उकेरा जा सके। जब हम गहरे मानसिक आघात या क्रिमिनल साइकोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। वही तो। और आज हम श्रद्धा वालकर केस के जरिए ठीक ऐसे ही एक धुंधले और खौफनाक परिदृश्य की गहराई में जाएंगे। हम डीकोड करेंगे कि कैसे एक आधुनिक लिव इन रिलेशनशिप एक दुस्वप्न में बदल गया। देखिए, इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात इसका सामान्य होना है। अगर इस कहानी की शुरुआत को देखें तो ये आज के दौर की किसी भी अर्बन लव स्टोरी जैसी ही लगती है। हाँ, मतलब श्रद्धा वालकर जो सोर्सेज बताते हैं वो मुंबई की एक बहुत ही स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। एक डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात आफताब अमीन पूनावाला से होती है। सही बात है। फिर बातचीत शुरू होती है, लगाव बढ़ता है और वे अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में शिफ्ट हो जाते हैं। सतह पर एक ऐसा कदम लगता है जो आज की पीढ़ी अक्सर उठाती है। लेकिन सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा था। जब हम इस रिश्ते के अंदरूनी डायनामिक्स पर गौर करते हैं तो तस्वीर बहुत तेजी से डरावनी होने लगती है। ये रिश्ता बहुत तेजी से एक टॉक्सिक दलदल में बदल चुका था जहां नियंत्रण और ईर्ष्या हावी थी, है ना? बिल्कुल। अगर इसे समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करें तो ये रिश्ता एक धीमे जहर या कह लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की तरह था। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक बहुत ही दिलचस्प और सटीक तुलना है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रंगहीन और गंधहीन होती है। जब ये किसी बंद कमरे में भरनी शुरू होती है तो शुरुआत में इंसान को कुछ पता नहीं चलता। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई अजीब सी गंध नहीं आती। अच्छा, मतलब बस हल्की सी नींद आने लगती है, जो बहुत सामान्य सी बात सकती है। इंसान सोचता है कि वो बस थक गया है। एकदम सही। लेकिन धीरे धीरे वो गैस खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और जब तक घुटन या खतरे का असली एहसास होता है तब तक शरीर में हिलने तक की ताकत नहीं बचती। इस रिश्ते में जो कंट्रोल इश्यूज थे, जैसे ये तय करना कि कौन किससे मिलेगा, क्या पहनेगा, वे उसी गैस की तरह थे। हाँ, शुरुआत में उन्हें शायद ओवर प्रोटेक्टिवनेस या गहरी फिक्र मान लिया गया होगा। ये तुलना मनोवैज्ञानिक नजरिए से बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस और ट्रॉमा बॉन्डिंग की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब दिमाग में दो अलग अलग विचारों का टकराव। हाँ, बिल्कुल। जब कोई इंसान एक टॉक्सिक रिश्ते में होता है तो उसका दिमाग एक साथ दो विरोधी विचारों से जूझ रहा होता है। एक तरफ वो इंसान है जिससे प्यार की शुरुआत हुई थी और दूसरी तरफ वो इंसान है जो अब हावी हो रहा है, जो डरा रहा है। तो दिमाग खुद को कैसे समझाता है इस स्थिति में? दिमाग इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए बुरे व्यवहार को प्यार का नाम देकर खुद को धोखा देने लगता है। इसके साथ ही इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट काम करता है। यानी कभी कभी मिलने वाला अच्छा व्यवहार, जैसे बहुत बुरे झगड़े के बाद अचानक से बहुत प्यार दिखाना। एकदम सही। लगातार बुरे व्यवहार के बीच जब अचानक से थोड़ी सी माफी या गर्माहट मिलती है तो दिमाग में डोपामीन का एक स्पाइक आता है। ये किसी जुए की लत की तरह हो जाता है। बाप रे, मतलब इंसान उस अगले अच्छे पल के इंतजार में सारे रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करता चला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ता रहता है, लेकिन दिमाग खुद को ये समझाता रहता है कि बस अब कमरे में ताज़ी हवा आने ही वाली है। और यही वो जाल है जो इस रिश्ते को एक खौफनाक अंत की ओर ले जा रहा था। और जब कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरह भर चुकी हो
तो बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है एक बड़े धमाके के लिए। इस मामले में वो धमाका हुआ मई 2022 में। मई 2022, वो निर्णायक बिंदु जहां से वापसी असंभव थी। हाँ, रिश्तों में बहस होना या झगड़े होना बहुत आम बात है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक उस दिन जो हुआ उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। एक बहस इस कदर नियंत्रण से बाहर हो गई कि आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। देखिए, अगर हम इस घटना को सिर्फ हत्या के क्षण तक सीमित रखकर देखें तो इसे कानून और मनोविज्ञान की भाषा में क्राइम ऑफ पैशन कहा जा सकता है। यानी एक ऐसा अपराध जो अत्यधिक गुस्से या आवेश में आकर किया गया हो, जहां दिमाग का तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, वहां फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स हावी हो जाता है। लेकिन इस केस का सबसे डरावना पहलू ये हत्या नहीं है। असली खौफ हत्या में नहीं, बल्कि उसके बाद के ठंडे दिमाग से लिए गए फैसलों में छिपा था। मतलब एक सामान्य क्राइम ऑफ पैशन में तो जैसे ही गुस्सा शांत होता है इंसान को घबराहट होती है ना? हाँ, अपराधी के दिमाग में अचानक से एक भयंकर अपराध बोध या सदमा हावी हो जाता है। इंसान अक्सर खुद पुलिस को फोन कर देता है या वहां से भागने की कोशिश में कोई ऐसी बड़ी गलती कर बैठता है जो तुरंत पकड़ी जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हत्या के बाद घबराहट की जगह एक बेहद ठंडे और कैलकुलेटेड दिमाग ने ले ली, और यहीं से कहानी एक सोची समझी साजिश या कह लीजिए साइकोपैथिक कवर अप में बदल जाती है। जी, जो तथ्य सामने आए हैं वे किसी को भी अंदर तक झकझोर सकते हैं। शव को 35 अलग अलग टुकड़ों में काटा गया। उन्हें स्टोर करने के लिए एक नया फ्रिज खरीदा गया। ये हिस्सा सच में अकल्पनीय है। मतलब कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? कई दिनों तक रात के अंधेरे में जंगलों में जाकर उन टुकड़ों को फेंका गया। ये कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था। ये एक लंबा और सुनियोजित कवर अप था। पर क्या ये मानवीय रूप से संभव है कि आप एक ही घर में उसी फ्रिज में शव के टुकड़े रखें जहां से आप रोज पानी पी रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी सामान्य रूप से जीते रहें? मेरा दिमाग तो ये सोचकर ही सुन्न हो जाता है। ये अविश्वास बिल्कुल स्वाभाविक है। एक स्वस्थ दिमाग कभी भी इस तरह की वास्तविकता को प्रोसेस नहीं कर सकता। लेकिन सोर्सेस के आधार पर अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी की गहराई में जाएं तो यहाँ 3 खतरनाक साइकोपैथिक टेंडेंसीज काम कर रही थीं। वो 3 टेंडेंसीज क्या हैं? इनमें से सबसे पहला है इमोशनल डिटैचमेंट या भावनात्मक अलगाव। ये सिर्फ भावनाओं से कटना नहीं है, बल्कि दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पूरी तरह से शटडाउन हो जाना है, जो हिस्सा हमारी सहानुभूति और सामाजिक व्यवहार को कंट्रोल करता है। बिल्कुल, जब वो बंद हो जाता है तो अपराधी स्थिति को एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क की तरह देखने लगता है। समस्या एक शव है और समाधान उसे ठिकाने लगाना। मतलब इंसानियत या दया के लिए कोई जगह ही नहीं बची। और दूसरी टेंडेंसी क्या थी? दूसरा मैकेनिज्म है कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी मानसिक विभाजन। अपने दिमाग के एक हिस्से में खौफनाक सच्चाई को दबाकर दूसरे हिस्से से दैनिक जीवन जीना। मतलब दिमाग अलग अलग कमरों में बढ़ जाता है। बिल्कुल, हाँ। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर यह बहुत गहरा होता है। सामान्य तौर पर जब कोई इंसान कुछ भयानक देखता या करता है तो उसके दिमाग का एमिगडाला, जो डर का केंद्र है, वो अलार्म बजाने लगता है। अच्छा। लेकिन कंपार्टमेंटलाइजेशन में अपराधी अपने दिमाग में एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर लेता है जो एमिगडाला को बायपास कर देती है। एक हिस्सा वो है जिसने अपराध किया और दूसरा हिस्सा वो है जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। बात है। इसीलिए वो बिना किसी मानसिक ब्रेकडाउन के उसी फ्रिज का इस्तेमाल कर पा रहा था। ये तो दिमाग का एक ऐसा शॉर्ट सर्किट है जो इंसान को मशीन बना देता है। बिल्कुल। और तीसरा फैक्टर है मैनिपुलेशन या हेरफेर करना। परिवार और दोस्तों को गुमराह करना ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, मैंने पढ़ा था कि महीनों तक श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। उसके दोस्तों और परिवार वालों को उसके ही फोन से मैसेज किए गए ताकि उन्हें लगे कि वो जिंदा है। ये तो सक्रिय रूप से बुना गया एक जाल है। यही वो बिंदु है जो इस मामले को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। एक डरा हुआ इंसान सिर्फ छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एक मैनिपुलेटिव इंसान शिकार करता है और दूसरों की धारणाओं को कंट्रोल करता है। उसे पता था कि परिवार वाले अगर एक मैसेज भी देख लेंगे तो उनकी चिंता कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी। लेकिन इस तरह का मनोवैज्ञानिक किला हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। कोई भी अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। मनोविज्ञान के इस अंधेरे से निकलकर अब हम उस जांच की बात करते हैं जिसने इस मामले का खुलासा किया। हाँ, जांच की शुरुआत तब हुई जब वो वर्चुअल इल्यूजन टूटने लगा। श्रद्धा के परिवार का उससे संपर्क टूट गया था। महीनों तक अपनी बेटी की आवाज न सुनने के बाद पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
और यहीं पर आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जिस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल अपराधी एक झूठी कहानी गढ़ने के लिए कर रहा था, उसी डिजिटल फुटप्रिंट ने उसे पकड़वा दिया। सही कहा। पुलिस ने जांच शुरू की तो चैट रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और सबसे अहम बात, लोकेशन ट्रैकिंग ने सब कुछ साफ कर दिया। आफताब के बार-बार बदलते बयानों और तकनीकी सबूतों के बीच भारी विरोधाभास सामने आया। पर पुलिस के लिए ये केस बहुत मुश्किल भी तो रहा होगा, क्योंकि शव पूरी तरह बरामद नहीं हुआ था। जो रात के अंधेरे में जंगल की तरफ इशारा कर रहे थे और परिस्थितियों को जोड़ना पड़ा। इन्हीं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने केस को मजबूत बनाया। आखिरकार वो टूट गया और उसने जुर्म कबूल कर लिया। ये सच में एक बहुत ही डरावनी और आंखें खोल देने वाली जांच थी। इस व्यक्तिगत त्रासदी को अगर हम एक व्यापक सामाजिक नजरिए से देखें तो ये हमारे समाज के लिए कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हमारे आसपास के रिश्तों और समाज की सच्चाई को आईना दिखाती है। पहला सवाल तो यही है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कितने खतरनाक हो सकते हैं और लोग शुरुआती चेतावनी के संकेतों को अनदेखा क्यों कर देते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या अर्बन आइसोलेशन या शहरी अकेलापन ऐसे अपराधों को बढ़ावा दे रहा है? अर्बन आइसोलेशन आज के दौर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बड़े शहरों की भीड़ में लोग अक्सर अकेले होते हैं। परिवार से दूरी और सामाजिक अलगाव के कारण ऐसे अपराध लंबे समय तक छिपे रह जाते हैं। हाँ, मतलब अगर कोई किसी गहरी परेशानी में है तो उसके आसपास ऐसा कोई नहीं होता जो उसे देखकर ये भांप सके कि कुछ गलत हो रहा है। बड़े शहरों में तो पड़ोसी अक्सर एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। और यही अकेलापन ऐसे शिकारियों को एक परफेक्ट माहौल देता है। वे जानते हैं कि कोई दखल देने वाला नहीं है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है, ये हमारे सामाजिक ढांचे की विफलता है। एक इंसान महीनों तक गायब रहता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। ये वाकई में बहुत परेशान करने वाली बात है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक प्रेम कहानी जो आधुनिक दुनिया के तरीके से शुरू हुई थी, वो एक डरावने सत्य में बदल गई। ये केस इस बात का सबूत है कि कभी-कभी खतरे के संकेत बिल्कुल सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें देखना नहीं चाहते। सही कहा। ईर्ष्या, नियंत्रण और फिर वो भयानक साइकोपैथिक कवर अप। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे विचार पे बात करना चाहती हूँ, जो शायद हमारे सोर्सेस से भी एक कदम आगे की चीज़ है। हम डिजिटल दुनिया और डेटिंग ऐप्स की बात करते हैं जो हमें अजनबियों से जुड़ने की सुविधा देते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये सुविधा किस कीमत पर मिल रही है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। आप किस कीमत की बात कर रही हैं? देखिए, लाखों सालों के विकास के बाद इंसान के अंदर एक प्राकृतिक खतरा भांपने वाला तंत्र विकसित हुआ है। हमारे पूर्वज किसी अजनबी के चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखों की हलचल और बॉडी लैंग्वेज देखकर भांप लेते थे कि वो दोस्त है या शिकारी। हाँ, जो हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब संचार एक स्क्रीन तक सीमित हो जाता है ना, तो वो लाखों सालों का रडार काम करना बंद कर देता है। स्क्रीन पर लिखे कुछ मीठे शब्द और इमोजी देखकर दिमाग ये मान लेता है कि मैं इस इंसान को जानती हूँ। यह एक झूठी अंतरंगता या फॉल्स इंटिमेसी है। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब तकनीक हमारी उन इंस्टिंक्ट्स को बायपास कर रही है। वही तो, ये सोचने वाली बात है कि क्या आधुनिक तकनीक से मिलने वाली ये झूठी अंतरंगता ही वो असली हथियार है जो हमारे प्राकृतिक डेंजर डिटेक्शन इंस्टिंक्ट्स को सुन्न कर रही है? क्या यही वजह है जो ऐसे शिकारियों को हमारे घरों और हमारी जिंदगियों में इतनी आसानी से घुसने का रास्ता दे रही है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत लंबे समय तक परेशान करने वाला है। बिल्कुल। और शायद असली खतरा वो नहीं है जो सामने से वार करता है, बल्कि वो है जो इस डिजिटल धुंध के पीछे छिपा है। ये हमें खुद से और अपने रिश्तों से एक बार फिर से जुड़ने और सतर्क रहने की याद दिलाता है।